हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली का टेस्ट सीरीज इसमें 50 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स एंड करेंट अफेयर्स से कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से देखने को मिलेगा। आप लोग थोड़ा हमें समय दीजिएगा, मैं आसान तरीके से आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कौटिल्य जीएस का प्रैक्टिस सेट 4 ही हुए हैं, जिसमें मैंने 3 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट आते जाएंगे मैं उसे कंप्लीट करवाते चलूँगी। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं। मुद्रा के रूप में व्यक्त आय को मौद्रिक आय कहते हैं। जब मौद्रिक आय को उसके क्रय शक्ति के आधार पर व्यक्त किया जाता है तो उसे वास्तविक आय कहते हैं। तो पहले वर्ड को समझा करें। शब्द क्या दिया गया है उसे पहले समझेंगे तो आसानी से आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे 2 वर्ड दिए गए हैं, एक है मौद्रिक आय और दूसरा है वास्तविक आय। मौद्रिक आय किसे कहेंगे? मुद्रा के रूप में व्यक्त आय को क्या कहते हैं? मौद्रिक आय कहेंगे। मान लीजिए कि किसी को वेतन दिया जाता है 10,000 रुपया। ये जो 10,000 रुपया क्या है तो यह मौद्रिक आय है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10,000 या फिर 15,000 या फिर 20,000 जितना भी वेतन दिया जाता है उसे क्या कहेंगे? मौद्रिक आय कहेंगे। तो इस 10,000 रुपये में जितनी भी वस्तु खरीदी जाएगी उसी को क्या कहेंगे? वास्तविक आय कहेंगे। समझ गए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा के रूप में व्यक्त आय को मौद्रिक आय कहते हैं। बिल्कुल सही है। जब मौद्रिक आय को उसके क्रय शक्ति के आधार पर, मतलब जितना भी वेतन मिल रहा है उससे जितनी वस्तु खरीदी जाएगी उसी को अगर हम लोग व्यक्त करेंगे तो किस वर्ड से करेंगे? वास्तविक आय से। तो 1 और 2 बिल्कुल सही दिया गया। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। एक उदारवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में, एक उदारवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में उदारवादी क्या है? तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप का कम से कम होना क्या कहलाता है? उदारवादी कहलाता है। सरकारी हस्तक्षेप का कम से कम होना उदारवादी कहलाता है। एक वर्ड दिया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था तो जानते ही होंगे, हमारे देश में भी कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित ही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। निजी और सार्वजनिक दोनों का सह अस्तित्व होता है। अब आंसर देंगे। एक उदारवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगा? राजकोषीय नीति की भूमिका मौद्रिक नीति की अपेक्षा अधिक बढ़ जाती है। अब वर्ड आया है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति क्या है? तो सरकार जो है बजट के माध्यम से जो नीति लाती है उसी को राजकोषीय नीति कहते हैं। सरकार जो है बजट के माध्यम से जो नीति लाती है उसी को राजकोषीय नीति कहते हैं। ये सरकार के द्वारा लाई जाती है। मौद्रिक नीति क्या है? तो यह जो नीति है आरबीआई के द्वारा लाई जाती है। एक उदारवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति की भूमिका मौद्रिक नीति की अपेक्षा अधिक बढ़ जाती है। बिल्कुल भी नहीं। राजकोषीय नीति की अपेक्षा मौद्रिक नीति की भूमिका अधिक बढ़ जाती है। राजकोषीय नीति की अपेक्षा मौद्रिक नीति की भूमिका है जो अधिक बढ़ जाती है, और राजकोषीय नीति की जो भूमिका है यह कम हो जाती है। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक उदारवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति की अपेक्षा मौद्रिक नीति की भूमिका अधिक बढ़ जाती है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जब एक व्यक्ति एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के क्रय का समझौता करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है उत्पाद स्वैप, करेंसी स्वैप, डेड वेट लॉस, वस्तु विनिमय। जब एक व्यक्ति एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के क्रय का समझौता करता है तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा उत्पाद स्वैप। जब एक व्यक्ति एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के क्रय का समझौता करता है उसे उत्पाद स्वैप कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप क्या है? तो जान लीजिए। जिस भी देश में जो भी मुद्रा का प्रचलन है उसी को क्या कहेंगे? करेंसी स्वैप कहेंगे। जैसे कि हमारे भारत में ही नोट और सिक्का का प्रचलन है। नेक्स्ट है डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस यह क्या है? करों के दर में वृद्धि करने से लोगों की बचत में जो कमी आ जाती है उसी को क्या कहते हैं? डेड वेट लॉस कहते हैं। मान लीजिए कि किसी को वेतन है 10,000 रुपया और टैक्स जो है बढ़ा करके 30% कर दिया गया। तो जैसे जैसे टैक्स है जो बढ़ाया जाएगा बचत में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। इसी को कहेंगे डेड वेट लॉस। समझ गए होंगे। वस्तु विनिमय तो जानते ही होंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। यहाँ पे वर्ड आया है बाजार कीमत। एक होता है साधन कीमत। बाजार कीमत और साधन कीमत क्या है? तो जान लीजिए। साधन कीमत किसे कहेंगे? एक वस्तु के उत्पादन में या फिर निर्माण करने में जितना भी पैसा खर्च हुआ है उसी को क्या कहते हैं? साधन कीमत कहते हैं। एक वस्तु के उत्पादन या फिर निर्माण करने में जितना भी पैसा खर्च हुआ है उसी को क्या कहते हैं? साधन कीमत कहते हैं। साधन कीमत कहते हैं। जब इसमें सरकार के द्वारा
टैक्स को लगा दिया जाता है या फिर टैक्स को जोड़ दिया जाता है तब इसे क्या कहते हैं? बाजार कीमत कहते हैं। क्या कहेंगे? बाजार कीमत कहते हैं। तो यहाँ पे कई सारे फॉर्मूला निकल सकते हैं। साधन कीमत में अगर टैक्स को जोड़ देते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं, तब बाजार कीमत प्राप्त होगा। अब यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, बाजार कीमत में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे तब साधन कीमत प्राप्त होगा। क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा फॉर्मूला मैं आप लोग को बता रही हूँ। एक होता है घरेलू उत्पाद। घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं तब राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ते हैं तब राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। इसी को इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटा देंगे तब घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, तो आंसर हो जाएगा बाजार की कीमत पर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है? राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां हैं। एक है आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि। निर्यात या आयात विधि नहीं है। निर्यात आयात विधि नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मृदा की उत्पादकता में सुधार लाने हेतु किस वित्त वर्ष में सॉइल स्वास्थ्य कार्ड स्कीम चालू की गई? बताइएगा। और ये जो राष्ट्रीय आय है इसका जो मापन जो है प्रतिवर्ष किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मृदा की उत्पादकता में सुधार लाने हेतु किस वित्त वर्ष में सॉइल स्वास्थ्य कार्ड स्कीम चालू की गई? बताइएगा। यह लाया गया था 19 फरवरी 2015 में घोषणा किया गया था और चालू की गई थी 2015-16। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। देखिए, घोषणा हुआ था 19 फरवरी 2015, तो चालू कब हुआ होगा? तो 2015-16 वाले चलिए वित्त वर्ष में। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। मृदा की जांच के लिए 12 पैरोमीटर का यूज किया जाता है। स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का अवधि 3 वर्ष का होता है। स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का अवधि कितना वर्ष होता है? 3 वर्ष। फिर 3 वर्ष के बाद फिर से स्वास्थ्य कार्ड स्कीम जो है बनवाना पड़ेगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम 3 वर्ष के बाद फिर से बनवाना पड़ेगा। इसकी अवधि 3 वर्ष का ही होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राइवेट कंपनी वह है जिसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 तथा अधिकतम संख्या 200 हो। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। उपयुक्त में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? बताइएगा। देखिए, प्राइवेट कंपनी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरा होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड जिसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम कितना होता है? 200 होता है। बिल्कुल सही दिया गया है। यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। देखिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। यह भी सही दिया गया है। 1 और 2 दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, प्राइवेट लिमिटेड निवेशक की जो संख्या होती है कम से कम 2, अधिकतम 15 होती है। प्राइवेट कंपनी में निवेशक की जो संख्या होती है कम से कम 2 होती है और अधिकतम 15 होती है। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संबंध में निम्न में से कौन से कथन है जो सही नहीं है? FSSAI के संबंध में कौन से कथन है जो सही नहीं दिया गया है? इसकी स्थापना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत की गई। बिल्कुल सही है। इसका क्रियान्वयन भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा होता है। गृह मंत्रालय के द्वारा नहीं। इसका प्रमुख कार्य खाद्यान्न वस्तुओं के संबंध में निर्देश देना तथा मानक तय करना है। बिल्कुल सही है। देखिए, FSSAI का जो फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यह जो है 2006 के अधिनियम के द्वारा 2008 में इसका स्थापना किया गया था। 2006 के अधिनियम के द्वारा 2008 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका क्रियान्वयन जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसका प्रमुख कार्य खाद्यान्न वस्तु के संबंध में निर्देश देना तथा मानक तय करना होता है। तो यहाँ पे भारत सरकार के गृह मंत्रालय नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगर रोजगार की आवश्यकताओं के अनुसार बेरोजगार श्रमिकों की योग्यता नहीं हो तो उसे कहते हैं। अगर रोजगार की आवश्यकताओं के अनुसार बेरोजगार श्रमिकों की योग्यता नहीं हो तो उसे कहते हैं।
प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। घर्षण जनित बेरोजगारी क्या है? तो एक काम छोड़कर जब दूसरे काम में लोग जाते हैं तो कुछ समय के लिए उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है, उसे कहते हैं घर्षण जनित बेरोजगारी, या बहुत ही कम समय के लिए होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक बेरोजगारी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक बेरोजगारी। इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, नई तकनीक के आने से पुराने तकनीक से काम करने वालों को बेरोजगार हो जाना क्या कहलाता है? सृजनात्मक बेरोजगार कहलाता है। चक्रीय बेरोजगारी क्या है? तो चक्रीय बेरोजगारी आने का जो मेन कारण है सुस्ती और मंदी। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी। भारत का कुपोषण स्तर मापने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? आंसर दिया गया है 0 से 5 वर्ष, 0 से 10 वर्ष, 5 से 15, 10 से 15। भारत का कुपोषण स्तर मापने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 0 से 5 वर्ष। अगर नवजात शिशु का वजन 2500 ग्राम से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? कुपोषित कहते हैं या फिर अल्प वजनी कहते हैं। कुपोषण स्तर का मापन 0 से 5 वर्ष होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? ध्यान दीजिएगा। मुद्रास्फीति की स्थिति में अर्थव्यवस्था में निर्यात वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में अर्थव्यवस्था निर्यात में वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई बढ़ गई है, निर्यात में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में अर्थव्यवस्था में आयात में कमी आ जाती है। न तो एक सही है और न ही दो है। देखिए, मुद्रास्फीति में निर्यात में कमी होता है और आयात में बढ़ोतरी होता है। मुद्रास्फीति मान के चलिए कि भारत देश में महंगाई हो गई है, तो महंगी कोई चीज़ हो गई है तो आयात जो है बढ़ जाता है और निर्यात जो है घट जाता है। महंगा हो गया तो दूसरे देश वाले कैसे परचेस कर सकते हैं? खुद ही सोच सकते हैं। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति में निर्यात में कमी हो जाती है और आयात में बढ़ोतरी हो जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर में वृद्धि के फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होगा? बैंक दर है क्या? वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन समय के लिए उधार देती है उसी को क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन समय के लिए उधार देती है उसे क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। तो बैंक दर में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होगा ये बताना है। तो बाजार की तरलता जो है घट जाती है। बाजार की तरलता घट जाती है, पैसे की कमी हो जाती है, ऋण देना भी बैंक जो है कम कर देता है। किसी देश की मुद्रा की कुल मात्रा में शामिल होता है। किसी देश की मुद्रा की कुल मात्रा में शामिल होता है करेंसी और बैंक जमा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेंसी और बैंक जमा। बैंक जमा दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मांग जमा जो कभी भी निकाली जा सकती है, मांग जमा। एक होते हैं सावधि जमा जिसे फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहते हैं। सावधि जमा को फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन एक विकासेतर व्यय के अंतर्गत नहीं आएगा? विकासेतर व्यय के अंतर्गत नहीं आएगा। देखिए, सरकार के द्वारा किया गया खर्च दो तरह से किया जाता है, जैसे कि एक होता है विकास व्यय और एक होता है विकासेतर व्यय। विकास व्यय क्या है इसे पहले जान लीजिए। जैसे कि सड़क, एयरपोर्ट, कंपनी ये सब बनाने में जो खर्च होता है सरकार के द्वारा उसे कहते हैं विकास व्यय। उसे क्या कहते हैं? विकास व्यय। और एक दिया गया है वर्ड विकासेतर व्यय, जो खर्च सरकार द्वारा अपना प्रशासन चलाने में, कर्मचारियों के वेतन भत्ता में देने में जो खर्च होता है उसे क्या कहेंगे? विकासेतर व्यय कहते हैं। अब छाट लीजिए, देश की सुरक्षा पर व्यय। देश की सुरक्षा पर व्यय यह हो जाएगा विकासेतर व्यय के अंतर्गत ही आ जाएगा। नेक्स्ट है ब्याज के भुगतान हेतु व्यय, यह भी आ जाएगा। करों को एकत्र करने के व्यय ये भी हो जाएंगे। योजना व्यय नहीं आएंगे। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। राजकोषीय घाटे में जो ब्याज अदायगियां घटाने पर क्या प्राप्त होता है? राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियां घटाने पर क्या प्राप्त होता है? राजकोषीय घाटा में से ब्याज अदायगी को घटा देते हैं तब प्राप्त हो जाएगा प्राथमिक घाटा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्राथमिक घाटा अस्फर्मिंग पद से संबंधित है। अस्फर्मिंग पद से संबंधित है मनी लॉन्ड्रिंग से। ऑप्शन नंबर बी। कर एक है, टैक्स क्या है? ऐच्छिक भुगतान है, अनिवार्य भुगतान है, एक कानूनी भुगतान नहीं है। उपरोक्त में से सभी। ऐच्छिक तो होगा नहीं, अपने मन से कौन टैक्स देना चाहेगा?
आंसर हो जाएगा अनिवार्य भुगतान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनिवार्य भुगतान है। भारत में संपत्ति कर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? भारत में संपत्ति कर सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1957 को लगाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वित्त वर्ष 2015-16 में इसे समाप्त कर दिया गया और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली थे। यह राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता था, यह प्रत्यक्ष कर था। यह लगाया गया था, याद रखिएगा, केल्डार समिति के अनुशंसा पर। केल्डार समिति के अनुशंसा पर। निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन सहोरिया नहीं है? सहोरिया नहीं होगा, सट्टेबाज। कौन सट्टेबाज नहीं है? कौन सट्टेबाज नहीं है? सट्टेबाज तेजड़िया और मंदड़िया है। सट्टेबाज को ट्रेंडिंग कहते हैं, ट्रेंडर कहते हैं। दलाल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दलाल। यह जो है सेवा प्रदान करने वाला होता है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। सट्टेबाज कहते किसे हैं? मूल्य के उतार चढ़ाव का फायदा उठाने के लिए शेयर का खरीद बिक्री करना ही क्या कहलाता है? सट्टेबाजी कहलाता है, या फिर सट्टेबाज कहलाता है, ट्रेंडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है व्यापार शेष की तुलना में भुगतान शेष है। व्यापार शेष की तुलना में भुगतान शेष है अधिक व्यापक। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन है। वस्तु कीमत का निर्धारण। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्या दर्शाता है? कौन सा वक्र अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्या दर्शाता है? उत्पादन संभावना वक्र। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जब एक वस्तु का अधिक मात्रा में उपभोग किया जाता है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जब एक वस्तु का अधिक मात्रा में उपभोग किया जाता है, तब प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? गिरने लगती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरने लगती है। मांग में वृद्धि का कारण है पूरक वस्तु की कीमत में कमी होगी, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जब कीमत में परिवर्तन का मांग की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह अटल बनी रहती है, तो इसे कहा जाता है। जब कीमत में परिवर्तन का मांग की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अटल बनी रहती है, तब इसे कहेंगे पूर्णतः विलोसदार मांग। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखेंगे। ऐसी वस्तु जिनकी आदत लग जाए उसे पूर्णतः विलोसदार मांग ही कहते हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? बताइएगा। हमने करवाया भी है कौटिल्य जीएस का, जब मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही थी उसमें क्वेश्चन था। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को एक्सपोर्ट की है? भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को एक्सपोर्ट की है? फिलीपींस को। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 4 रजत और 5 जो है कांस्य पदक जीते हैं। आंसर हो जाएंगे 9। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा अबू धाबी। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? अबू धाबी। इंटेल ने भारत के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? इंटेल ने भारत के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? संतोष विश्वनाथ को। संतोष विश्वनाथ को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारत और किस देश के सेना प्रमुखों ने हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया? हाल ही में भारत और किस देश के सेना प्रमुखों ने हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। दोहरा भूभाग से यही घिरा हुआ है, मैंने करवाया था। हाल ही में डीआरडीओ ने कहां पर ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? हाल ही में डीआरडीओ ने कहां पर ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? चांदीपुर उड़ीसा। चांदीपुर उड़ीसा। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.8% लगाया है। 6.8%। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संचालक को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला? आंसर हो जाएगा GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड।
हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा रामचरण को, रामचरण। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं? नलिन प्रभात। सूखी और भीषण गर्मी के कारण लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है, यह किस नदी की सहायक नदी है? लक्ष्मण तीर्थ नदी किसकी सहायक नदी है? मुझे भी नहीं पता था, लेकिन याद रखिएगा आप लोग भी, कावेरी। सूखी और भीषण गर्मी के कारण लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है, यह किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी नदी की है। बहुत सी ऐसी नदियां हैं जिसके बारे में हम लोग को पता भी नहीं है। आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बना है? आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 39वां देश यह बन गया है स्लोवेनिया। तूते धारा या अग्नि केली त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तूते धारा या अग्नि केली त्यौहार यह कहाँ मनाया गया है? कर्नाटक में। वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बन गई है? चांदी उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक। 5000 आईपीएल रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। 5000 आईपीएल रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल। हाल ही में किस राज्य में अद्वितीय लौह युग के महापाषाण स्थल की खोज हुई है? तेलंगाना। किस राज्य में अद्वितीय लौह युग के महापाषाण स्थल की खोज हुई है? तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में इसरो प्रमुख ए सोमनाथ ने कहां पर अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंगतारा मुख्यालय खोला? आप लोग को इकोनॉमिक्स समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं तो कोशिश तो की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। हाल ही में इसरो प्रमुख ए सोमनाथ ने कहां पर अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंगतारा मुख्यालय खोला? बेंगलुरु में। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को बैलिस्टिक मिसाइल घटक प्रदान करने के लिए 3 चीनी और 1 बेलारूस कर्म पर प्रतिबंध लगाया? 3 चीनी और 1 बेलारूस कर्म पर प्रतिबंध लगाया। आंसर हो जाएंगे पाकिस्तान। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को बैलिस्टिक मिसाइल घटक प्रदान करने के लिए 3 चीनी और 1 बेलारूस कर्म पर प्रतिबंध लगाया? पाकिस्तान। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के वर्ल्ड ऐप की बैन किया? हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के वर्ल्ड ऐप को बैन किया? आंसर हो जाएंगे BOB। नेक्स्ट है तिरंगा बर्फी और हलवा धातु शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तिरंगा बर्फी और हलवा धातु शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। भारत के पहले हाइब्रिड पिच का निर्माण कहाँ किया जाएगा? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हाइब्रिड पिच का निर्माण धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोवा 3 मिशन कौन लॉन्च करेगा? इसरो। 15 अगस्त 1969 में इसका गठन। रामराज वेबसाइट की शुरुआत किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा शुरू की गई? रामराज वेबसाइट यह तो शुरू की गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो चलिए 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी लाइक सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिएगा, शेयर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।